हाँ, सर 3.9 रह गया था, उसमें आपने कहा था कि आप देख के बताएंगे। 3.9 कौन सा है? 3.9 अभी हमको समझ में नहीं आया है। जब समझ में आएगा तो बताएंगे, ठीक है। वो जस्टिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा, आपने पूछ लिया है तो अब हम देखेंगे। आगे बढ़ो। 3.20, देखिए जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर ये स्प्रिंग है और अगर स्प्रिंग का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट खींच के कर दो तो डिस्प्लेसमेंट इसकी ओरिजिन से किधर हुआ है? क्या एक्स पॉजिटिव है? यस सर। तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफ एस, वो किधर लगेगा? क्या वो निगेटिव लगेगा? यस सर। अच्छा, जितना खींचोगी क्या उतना स्प्रिंग फोर्स उसे वापस बैक खींचने की कोशिश करेगा? यस सर। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, सिर्फ इट इज़ प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स से प्रपोर्शनल ही नहीं होता, बट कि एक इसमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कि बड़ी बड़ी मोटी स्प्रिंग है तो उसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज़ के। तो ये फार्मूला होता है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी बात है, एंड प्रोपोर्शनल टू इट। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स is opposite to displacement and proportional to it। मान लीजिए अब अगर इसी स्प्रिंग को बहुत दबा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या निगेटिव? दबा दिया तो क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन स्प्रिंग अब इसे कहाँ ले जाना चाहेगी? क्या उधर? दबाया इधर और फोर्स किधर ले जा रहा है? सो यानी एफ एक्स इज पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हेन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to displacement and opposite to it, such kind of motion is called simple harmonic motion. When force is directly proportional, चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे इसको, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to displacement and directed opposite to it, then such kind of motion is called simple हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एस एच एम। जैसे कि एक ऐसी और स्थिति आ सकती है, मान लीजिए कि अगर एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम, और उसको अपनी स्थिति से इधर ले जाया जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इधर हुआ। जब अगर मान लो एक्स एक्सिस से ये चीज़ गई तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? क्या एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव माना जाता है? यस सर। तो अगर थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पॉजिटिव, थीटा को माना जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो अगर ये इधर है तो क्या फोर्स इस पर क्लॉकवाइज लगेगा, क्या इसे वापस लाने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी? यस सर। तो उधर पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव, और यही अगर पेंडुलम इधर चला है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर, और जबकि इसका एंगल क्या है, क्लॉकवाइज। यस सर। तो इस तरीके से द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि इट इज एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम is also simple harmonic, यानी SHM। अभी हमने ऊपर बताया स्प्रिंग के केस में तो Fs क्या है, क्या माइनस के एक्स है? यस सर। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग पे आपने यहाँ पर एक सिलेंडर लटका दिया, तो जो सिलेंडर लटकाया है क्या इसका जितना भी वजन होगा उसके हिसाब से जो इसका कांटा है, इसका कांटा वो नीचे आ जाएगा और ज़ीरो से, और क्या 13.6 kg रीड करेगा। यानी वास्तव में ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस तो देखा है ना, तो जितना इसका वेट होगा फोर्स क्या होता है, क्या mg, यानी जितना फोर्स लगाओगे क्या उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग बैलेंस में। खींचो नीचे, तो इससे क्या पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट, और फिर स्प्रिंग उल्टा खींचने की कोशिश करेगी। वास्तव में स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, अगर आप सिलेंडर को छोड़ दो तो उल्टा उसी तरफ तो नहीं चली जाएगी, खींचती चली जाएगी। स्प्रिंग तो रीअसर्ट करना चाहती है, तो स्प्रिंग बैलेंस इसी पर काम करता है। ये हुक्स लॉ है इसका। ये कौन सा लॉ माना जाता है, हुक्स लॉ। और इसके इसको लोग जो गृहिणियाँ हैं इतनी कुशलता से जानती हैं कि अगर कांटा इधर उधर हुआ तो उससे लड़ भी बैठती हैं कि देखो मेरा कांटा इतना दिख रहा है, तुम गैस कम दे रहे हो। तो इसका मतलब है हुक्स लॉ पे कितना भरोसा है गृहिणियों को कि ये जो भी फोर्स है उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का। अब यहाँ देखो तो F क्या होता है, F क्या होता है, ma होता है कि नहीं। जबकि ये फोर्स, ये एक्सीलरेशन किसका है, क्या स्प्रिंग का है। तो बताओ as क्या हो जाएगा, -k/mx। तो क्या जो एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बोलो। So acceleration is opposite to displacement and acts as, और कैसे एक्ट करता है, restoring force। restoring force का क्या मतलब होता है, क्या वो उसको उसकी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, बोलो। मीन पोजीशन पर लाने के लिए तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उधर ले जा रहे हो तो इधर लाना चाहता है, इधर ले रहे हो तो इधर लेना चाहता है। क्यों ऐसा कर रहा है, अल्टीमेटली क्या या बॉब यहीं आके रुक जाएगा। हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए, बताओ। नहीं समझ में आए तो बताएं। So it tries to make it in its mean position, तो वो उसको उसकी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्वेश्चन हम नहीं समझा रहे, क्वेश्चन हमने नहीं समझाया है। इतनी बात समझ में आ गई SHM क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आगे बात आती है, जबकि हम ये बात समझ चुके हैं तो एक SHM की बात दी गई है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है
तो समय बीतने के साथ साथ जो पार्टिकल है कभी निगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है, कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है, कभी निगेटिव में जाता है, कभी पॉजिटिव में। समय बीतने के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट इधर उधर होता रहता है। आप देख लो स्प्रिंग के केस में भी तो यही होता है कि पार्टिकल कभी माइनस में जाता है, कभी प्लस में, ऐसे नहीं जाता है। यानी अगर ये स्प्रिंग है तो कभी ये इधर इधर हो जाएगी और कभी कहाँ चली जाएगी, इधर भी तो जा सकती है। तो मीन पोजीशन से कभी एक्स कितना हुआ निगेटिव और कभी एक्स क्या हुआ पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा कि नहीं, बोलो। तो निगेटिव पॉजिटिव होता जाएगा और समय बीतता जाएगा, और समय बीतने के साथ साथ इसका क्या होगा, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है। और आपने यहाँ से देखना शुरू किया, अगर आप नहीं भी देख रहे थे तो भी तो इसका ऑसिलेशन हो रहा था। मतलब यू हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दिस, ऐसे न देखा, देख करके उन्होंने एक ग्राफ दिया है। तो अब इसमें आपसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। तो 0.3 सेकेंड कहाँ हुआ, क्या यहाँ पे हुआ? 0.3 सेकेंड में x कैसा है बताओ? नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो a कैसा हुआ बताइए? x अगर निगेटिव है, अच्छा ये बताओ, x अगर निगेटिव है तो x निगेटिव है, क्या ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है अभी? कि अभी और चल के 0.5 पे पहुंचेगा, बोलो। यस सर। तो अभी ये इधर जाना जारी रखेगा कि लौटना शुरू हो जाएगा? जारी रखेगा। जारी रखेगा तो v क्या हुआ? अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे तो पहुंचा नहीं है। अभी तो मैं इसकी यहाँ की बात कर रहा हूँ कि 0.3 पे, अभी तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो बताओ v क्या हुआ? अभी तो और जाएगा ना, कि बिना एक्सट्रीम पे जाए लौट जाएगा? बताओ। और जाएगा। तो v क्या हुआ? मान लीजिए जैसे ये एक बॉब है और ये अभी इसके बीच की पोजीशन पे हमने कहा हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो अभी तो इसे यहाँ तक जाना है ना, क्योंकि ये तो इसका ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर हम ये कह दें हमारा एक्स निगेटिव हो गया या थीटा निगेटिव हो गया, तो चलो थीटा निगेटिव हो गया, लेकिन अभी तो ये इधर जाएगा ना। तो क्या वी भी तो निगेटिव हुआ कि नहीं, कि यहीं से लौट लेगा? हमारे देखने मात्र से लौट जाएगा क्या, कि एक्सट्रीम तक जाएगा? बोलो, बात समझ में आ गई कि फिगर और बनाए एक बार? समझ आ गया। चलो, तो v क्या हुआ बताओ? नेगेटिव। अच्छा, v निगेटिव है तो a क्या हुआ? नेगेटिव। अब यहाँ गलती कर दी हमने। अभी पीछे क्या बताया था कि a s इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ये भूल गई आप। जब वो कह रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एक्सीलरेशन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्या वो बाहर ले जाने की कोशिश करेगा? तब तो चीज़ें भाग जाएंगी, तब तो ये स्प्रिंग दबती ही चली जाएगी, फिर तो वो कभी मीन पे आएगी नहीं। आप कह रहे हो जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही वेलोसिटी, उधर ही एक्सेलरेशन, तो उसे कौन रोकेगा? बोलो, एक्सीलरेशन क्या हुआ अभी पीछे बताया कि नहीं? यस सर। तो क्या हुआ? पॉजिटिव। अब अगली वाली ठीक बताना। चलो 1.2 सेकंड पे बताओ। 1.2 सेकंड ये है, ये 1.5 है, तो 1.5 से पहले पड़ेगा ना 1.2, यहाँ पे बताओ। एक्स पॉजिटिव। और बी पॉजिटिव। और ए नेगेटिव। यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे है 1.2।
1.5 आ जाएगा तो इसका क्रेस्ट आ जाएगा, ये फुली वहां पहुंच जाएगा, अभी तो जा ही रहा है ना। चलो और क्या पूछा है बताओ। अब -1.2 बताइए। -1.2 सेकेंड कहाँ होगा, दिस इज -1, दिस इज -2, तो ये क्या हुआ, ये तो खैर हमारे मतलब का नहीं, यहाँ -1.2 सेकंड कैसे पॉसिबल है? पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन ये हमने यहाँ से देखना शुरू किया तो हम अपने टाइम को जीरो मानते हैं, लेकिन वहाँ कुछ स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे और वो उसे देख रहे थे उस पार्टिकल को। तो इसका मतलब है कि हमने उनसे पूछा कि मेरे आने से 1.2 सेकंड पहले इसकी क्या स्थिति थी, टीचर ने पूछा, या वो हमसे गेस करवा रहा है कि कह रहा है यहाँ तो प्रैक्टिकल चल रहा था, आप 0 आवर्स पे आए हैं, बट आपके आने से इतना पहले क्या स्थिति थी, ऐसे वो पूछ रहा है। समझ में आई बात। तो ये 1.2 है, तो बताओ क्या होगा। X नेगेटिव, और V नेगेटिव, A पॉजिटिव, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी क्या होगा, 0। हाँ ये सही बताई बात। चलिए अगला देखो, द फिगर 3.10 gives xt plot of a particle of one dimension motion. 3 different equal intervals of time are shown. In which interval is the average velocity greatest, in which is the least? Give the sign of average velocity for each interval. तो पहले फिगर देखो, वास्तव में ये फिगर ही ठीक नहीं है, तो इस तरीके से इसमें पता नहीं चलेगा। चीज़ें मालूम नहीं चल रही हैं। 1 है, 1 पे, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे पता लगाते हैं, क्या स्लोप से? अच्छा, स्लोप से ही हम पता लगा सकते हैं। तो अब ये फिगर तो यही आपके में भी दिया है, 1 2 3 और ये टाइम दिया गया। अब देखो तो इन दिस 2 दिया गया है, अब 2 कहाँ दिया गया ये चीज़ चेक कर लें। ए बी फिगर दिया है 3.21, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी इज द ग्रेटेस्ट इफ, जैसा स्लोप होगा, यानी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, ये है स्लोप, इसका स्लोप कैसा होगा देखो जरा, यही तो है ना। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हो गया। अब वास्तव में अब जो बाकी का आपका ग्राफ है उसमें से हम स्लोप कैसे पता लगाएं, क्योंकि या तो ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। तो वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल 3, स्लोप ग्रेटेस्ट है। तो ये पता नहीं चल पा रहा स्लोप कैसे ग्रेटेस्ट है, फिगर में गड़बड़ी की है। फिर भी हम आपके लिए फिगर थोड़ा सा ठीक कर दें जिससे पता चल सके, ऐसे हमने कर दिया। अच्छा, अब इसका स्लोप क्या हुआ, इस पॉइंट से इसे मिला दो तो जो भी चीज़ है, और इन द इंटरवल 2, क्योंकि स्लोप इसमें क्या है, इसमें स्लोप इसका मिडिल है, मिड पॉइंट पे स्लोप लो, कभी भी स्लोप लो तो किस पे लो, वही उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। यानी आप 20 और 30 है तो उसके मिडिल वाली ले लो, v प्लस यू बाई 2, एक v होगी एक u होगी, और बाई 2 कर दो। तो मान लो इधर पर वेलोसिटी कैसी है, इधर स्लोप कैसा है, क्या पॉजिटिव है, और इधर का स्लोप कैसा है, निगेटिव। कहीं जाने के बाद वो लौटने लगा, तो वास्तव में ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके लौटा है
तो वास्तव में यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके अगर कोई चीज़ लौट जाए तो हमारे पास ये ऐसी स्थिति है ग्राफ की, तो एक पॉइंट मान लो इनके बीच में इंटरवल लिया गया है, तो हम मिडल मोस्ट पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे ही एवरेज वेलोसिटी मान लें। या तो ये भी मान सकते हो कि यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से अगर जा रहा है तो इसका स्लोप कितना है, मान लो +20 है, तो v इज इक्वल टू +20, और इधर से जब आ रहा है तो v क्या हुआ, -20। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u + v/2, तो भी तो +20 और +-20/2, तो भी तो 0 हो जाएगी। भाई अगर आपकी बॉल ऊपर जाके नीचे आने लगे किसी सेकंड में, तो वहाँ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे। अच्छा इस पॉइंट पे तो ये ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक टेंजेंट यहाँ है, तो ये एंगल बना, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। लेकिन अब ये चीज़ इतना फाइन है कि हम पता नहीं लगा पा रहे कि ये एंगल बड़ा है कि ये। सो इतना लिख देने से काफ़ी रहेगा कि इट इज़ लीस्ट, बट इन दोनों में मुझे तो नई बुक से पता चल रहा है आपके इससे। सो xt इज एवरेज वेलोसिटी। सो मैं इतना लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ थर्ड इंटरवल इज ग्रेटेस्ट। पता तो नहीं चल रहा है ये छोटा है कि ये बड़ा है। सो स्लोप एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि मान लो 60 डिग्री 70 डिग्री ज़्यादा एंगल का tan थीटा हो, ज़्यादा एंगल होगा तो tan की ज़्यादा वैल्यू होगी। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड इज हाईएस्ट एंड स्लोप at t is equals to 2 second is 0. So velocity at 2 second is least। बात समझ में आई। ग्राफ में कमी है, ग्राफ ठीक नहीं है, ग्राफ और क्लियर होना चाहिए। आप देख रही हैं कि नहीं ग्राफ, कुछ आपके दिमाग में बात तो समझ में नहीं आ रही होगी कि इसमें क्या देखें, बोलो क्या देख पाओगे। कुछ दिमाग में चल रहा है कि क्या होना चाहिए, स्लोप निकल सकता है क्या इससे। सर बुक में सही दिया है। बुक में सही दिया है? यस सर। अच्छा तो एक मिनट, फिर जरा अपनी बुक लगाओ स्क्रीन पे, देखें कैसे है। बुक हमारी दबी है, मैं निकालूं क्या? हाँ इसको बड़ा करो। हाँ इसमें सही है, ये तो सही दे रहा है। तो इस हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो 3 की तो मिनिमम हो गई, क्योंकि इसका स्लोप कैसा हुआ, 90 से ज़्यादा हुआ क्या, बोलो। मैं ये फिगर बना लेता हूँ आपका, इस फिगर के हिसाब से क्या हुआ देखो। ये 3 कहाँ है, ये है 3, तो इसका स्लोप क्या हुआ, क्या ये 90 से ऊपर हुआ, चेक करो। और इस वाले का भी देख लेना स्लोप पहले। और ये बीच वाले में क्या दिया, क्या दोनों साइड दिए हैं, बीच का तो 0 ही होगा जहाँ तक लग रहा है। और इस वाले का स्लोप ऐसा है, ये अब हटा लो, अब समझ में आ गया। 1 2 3, ये देखो अब देखो जरा, ये बिल्कुल वही चीज बना दी हमने। तो अब बताओ इसका स्लोप कैसा है, क्या पॉजिटिव, यस सर। और इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो और इसका स्लोप, तो वैसे देखा जाए तो लीस्ट किसका है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
कि लीस्ट, तो लीस्ट किसका होगा? लीस्ट तो फिर 3 वाले का ही हुआ। क्या बात कर रहा है वो? सो सर इन इसमें तो एवरेज स्पीड हाँ, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, and in which it is least average speed. अच्छा, एवरेज स्पीड तो एक्सटी के स्लोप सही। अगर मान लो और क्या चीज़ दी गई है, इन वन डायमेंशनल मोशन है, ये एक डायमेंशन में ही चल रहा है और जा रहा है फिर लौट रहा है ऐसे, तो देखो इस तरीके से चल रहा है। 3 इंटरवल्स आर गिवन, एक्स टी है और ये कर्व भी है, तो एक्सिलरेटेड मोशन भी है, यानी सब कुछ है इसके पास, एक्सिलरेशन भी है, सब कुछ भी है। तो इस केस में जब किसी छोटे टाइम इंटरवल में निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ही एवरेज स्पीड होती है। ये बात अभी देखी थी कि नहीं पिछले क्वेश्चन में? कोई हमारा टाइम इंटरवल तो बड़ा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? क्या वो स्लोप होता है ना? सो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो खुद क्या होता है? क्या स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व होता है? इज एवरेज स्पीड। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, स्लोप 0 है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, स्लोप क्या है? निगेटिव। तो इससे क्या पता चला कि कहाँ पे एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, कहाँ पर लीस्ट है। सो पीछे से आंसर ये नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। सो जिसका आंसर बड़ा होगा उसमें से लिख देंगे। अच्छा, जिसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना। अब सर हमें ये पता नहीं चल पाएगा ना कि वास्तव में ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ डेल्टा एक्स और ये डेल्टा टी, तो v की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड, तो जिसका डेल्टा एक्स बड़ा हो, ये मॉड ले लेना। डेल्टा टी तो सब में सेम है ना। अच्छा, इसमें कुछ डेल्टा एक्स बनेगा नहीं। मान लो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर भी ले लूँ तो डेल्टा एक्स नहीं बनेगा। अगर ऐसा भी है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो कुछ बनेगा ही नहीं डेल्टा। हम कहीं पर भी ले लें, डेल्टा एक्स बनेगा क्या? कुछ बनेगा नहीं डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर नहीं बनेगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इसलिए बीच वाले का तो ज़ीरो है ही है। अब देखो, लेकिन इधर वाले का इसमें बन जाएगा, तो इसमें बनने पर इसका डेल्टा एक्स कम आएगा ना। इसका डेल्टा एक्स कम आएगा क्योंकि ये कितना है? ये ऐसे जा रहा है, तो ये इसका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसमें डेल्टा ज़्यादा निकल रहा है। सो इन केस 3, और इसका मॉड लेना है तो ये केस न लगाओ, फिर ये चीज़ न लिखो, ऐसे न लिखो। लिखो कि एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ मॉड ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। है बात कि नहीं? सो फॉर केस 3 डेल्टा एक्स इज
highest mod of delta x and delta t for all the cases क्या है, is same. So velocity v3 is greatest. बोलो समझ में आ गई बात, क्योंकि बिना साइन के लेना है. एंड v2 फॉर v2 क्या है, डेल्टा एक्स बन ही नहीं रहा है. जब वो चीज़ ऐसे जा रही है और वैसे लौट रही है तो कुछ बनेगा डेल्टा एक्स, कुछ बन रहा है, क्योंकि जहाँ से गई है वहीं लौट गई तो कुछ डेल्टा एक्स आया. ये एक्स है, ये टी है, बोलो बना डेल्टा एक्स. सो फॉर v2 डेल्टा एक्स इज 0. सो ये क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स 0. सो इट्स वेलोसिटी, सो इट्स एवरेज स्पीड इज लीस्ट. अब सही आपने बताया, अच्छा काम किया आपने. स्पीड इज लीस्ट. डिस्कशन करने से ये चीज़ मेरी कई सालों से क्लियर नहीं थी, लेकिन आपने क्लियर कर दी है. तो बातचीत करने से फ़ायदा तो होता है कि भाई ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गई ना बात. आगे देखो, अब अगला सवाल. थ्री पॉइंट 22, ये कैसा डायग्राम है, तो देख लेना. जो मेरा डायग्राम गलत हो तो बता देना. अच्छा, ये ए है और बी यहाँ दिखाया गया. सी पे कुछ नहीं दिखाया गया, और डी ऐसा ही है. 1 2 3 ए बी सी डी. चलो, अब क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ. इसमें स्पीड ले ली है. स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन. नाउ 3 इक्वल इंटरवल्स, डेल्टा टी सबका सेम है. इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट. एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब है कि वीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन. तो यहाँ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव. यहाँ स्लोप कैसा है, वास्तव में देखा जाए तो ये कैसा है, ये स्लोप तो ये निगेटिव आएगा. 90 से ऊपर है कि नहीं. सो स्लोप निगेटिव. लेकिन ये चीज़ ठीक पता नहीं चल रही है कि 0 है क्या. सो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या, इन मैग्नीट्यूड. अच्छा, सो फिर से यही बात कही जा रही है. अब स्लोप तो जो भी होगा, यहाँ पे स्लोप 0 है, ये तो 0 है, लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ आया, अगर देखा जाए तो इसमें अंतर आया, बीच वाले में, क्योंकि डेल्टा वी किसका सबसे ज़्यादा है, डेल्टा टी तो सबका सेम है ना. और यहाँ पे डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0. और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी हाईएस्ट होगा कि नहीं, बीच वाले में देखो सबसे ज़्यादा बन रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगाओ. So as delta V magnitude is highest at t is equals to 2 second,
सो या केस नंबर 2, सेकंड नहीं है क्योंकि गैप इक्वल नहीं है. सो एट केस 2, केस 2, सो average acceleration in magnitude is highest for case 2 and delta v is 0. किसके लिए 0 है? for case 3. so magnitude of average acceleration is 0 for it. बोलो, बात समझ में आ गई? which is least, बताएं. क्लियर है अमांशी? चलो आगे देखें. और भी कुछ पूछ रहा है क्या? अभी और इसमें पूछ रहा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट. तो एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा किस में है? यानी डेल्टा वी का मॉड, तो वो किस में ज़्यादा है? बताओ. डेल्टा वी मॉड 3 के केस में ज़्यादा है और 2 के केस में उससे कम है. और सबसे कम किस में है? 1 के केस में उससे कम, सबसे कम 2 में. बोलो, क्योंकि 2 में तो 0 ही है. 2 में. और देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन. पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन. गिव द साइन ऑफ v एंड a इन 3 इंटरवल्स. तो पॉजिटिव डायरेक्शन को मोशन की डायरेक्शन लो कि वहीं चल रहा है. तो अगर ये ऐसे चल रहा है तो आपको यहाँ पे बताना है कि पहले केस में और दूसरे केस में और तीसरे केस में, इन तीनों केसेस में तीसरा केस कि पूछा जा रहा है कि चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये v है, ये t है. गिव द साइन ऑफ v एंड a इन 3 इंटरवल्स. तो v का क्या साइन है यहाँ? v क्या होगा? v तो सभी में अगर मान लो, क्योंकि v है ना, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन को क्या माना गया है? पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन है. तो देखो, अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो उसकी स्पीड 0 भी हो सकती है, कोई सामने से ब्रेक लगाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी स्पीड निगेटिव हो गई. ये इसकी स्पीड घट रही है. घटने का क्या मतलब है? जब तुम ब्रेक लगाती हो तो क्या स्कूटी पलट जाती है कि धीमी होती है और स्पीड पॉजिटिव ही रहती है? बोलो. तो मतलब जैसे आपने हाईएस्ट स्पीड अटेन कर ली, फिर आप ब्रेक लगाने लगी, फिर धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन अभी भी जब थोड़ी ज़्यादा धीमी हुई तो फिर से ब्रेक लगाया. लेकिन कभी ऐसी स्थिति में क्या v निगेटिव हो सकता है? क्योंकि v का ग्राफ तो पॉजिटिव है. क्या ये ग्राफ कभी नीचे गया है? तो आप बार बार एक्सीलरेट कर रही हैं अपनी गाड़ी को, फिर उस पर ब्रेक लगा रही हैं, लेकिन इस स्थिति में कभी भी v निगेटिव नहीं है. तो यहाँ इस स्थिति में v कैसा हुआ? पॉजिटिव. और a क्या हुआ? स्पीड बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है कि घटती हुई? बोलो. तो फिर ए भी पॉजिटिव हुआ. दूसरे केस में बताओ. क्या? हाँ. और v
यहाँ बताओ। बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। ये निगेटिव ही होगा, ये पता नहीं चल रहा ये थर्ड ग्राफ क्या चीज़ है। थर्ड दिखाओ जरा ग्राफ। ये मिडिल के इधर उधर जा रहा है कि एक ही तरफ जा रहा है? चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तभी पता चलता है। तो ये एक मिनट, ये आपका सही ग्राफ है, ये बिल्कुल बीच में है ना। एक मिनट, इसे हम सही कर लेते हैं। बुक का ग्राफ सही है, सही है, हटा लो। तो इससे क्या पता चला? तो अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा? हाँ, V पॉजिटिव और A ज़ीरो। और क्या पूछ रहा है? और भी कुछ पूछ रहा है। What are the acceleration at point A, B, C and D? C पे एक्सीलरेशन क्या होगा? तो C पे स्लोप क्या है? जहाँ पर वेलोसिटी अपना नेचर बदले, तो क्योंकि स्लोप ऑफ VT कर्व इज एक्सीलरेशन ओनली, इसी वजह से तो यहाँ भी स्लोप की वजह से ही तो जीरो बोला होगा। सो एट पॉइंट C स्लोप of VT curve is 0, so A is equals to 0, क्योंकि स्लोप भी क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, और स्लोप क्या होता है? डेल्टा V बाई डेल्टा T, और यही तो एक्सीलरेशन भी होता है। ठीक, एडिशनल एक्सरसाइज पे आ जाइए। ए कहाँ है? ए का पॉइंट क्या है? ए ये होगा ना। अगर ए बिल्कुल इससे मिला पॉइंट है तो यहाँ पर भी स्लोप है। ए ये मानो, इसे ए मानो, ठीक। और ये क्या है? बी क्या सबसे टॉप मोस्ट है, तो उसे बी मानो। और सी ये और डी को भी टॉप मोस्ट, सब पे जीरो हो गया कि नहीं? सो एट A, B, C and D slope is 0 as क्या होगा? tan थीटा is equals to 0, थीटा ही 0 है, तो स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप जो भी होगा, या टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। स्लोप ना लिखो, स्लोप तो tan थीटा होता है। क्या लिखो? टेंजेंट एट ए बी सी डी is parallel to time axis। अगला देखें क्वेश्चन 3.19। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, 3.19 करो, ये रह गया। थ्री 3.19 करिए। क्या कह रहा है 3.19? सजेस्ट सूटेबल फिजिकल सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन बता रहा है? ग्राफ देख लेना, ग्राफ ठीक बन रहा है। ऐसे ये T है, ये A, C, B, D, E, E और F, ये चीज़ है। तो हमने ये ग्राफ बनाया, तो ये क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि स्लोप इज लेस देन AC, तो ऑन इसमें OA
अगर किक कर देंगे तो वो ऊपर आई। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो अगर इधर किया और स्नूकर से फिर इधर आ गया। अब देखो ये स्नूकर बोर्ड है, स्नूकर बोर्ड है और ये टारगेट बॉल है और इसके बाद ये क्यू बॉल है। मतलब अगर इसको आपने इससे पॉइंटर से हिट कर दिया स्नूकर से तो ये इधर गई बॉल और इससे हिट की और हिट करने के बाद ये लौटी और लौटने के बाद क्या हो गई बताओ? ये अगर मान लो ये जहाँ शुरू में थी अगर मैं उसी को ओरिजिन मानूं तो ओरिजिन से ही किधर गई? फ्रॉम मिडिल ऑफ द पोजीशन इट इज हिट। ठीक है, मान लो तुम किसी कमरे में बैठे हो और कमरे के बीच से तुमने क्या किया बताओ? कमरे के बीच से आपने बॉल को हिट कर दिया ये, और बॉल को हिट करने के बाद अब ये बॉल इधर गई और फिर लौट गई। तो मिडिल को ही ओरिजिन मान लो, ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन से फिर ये किधर गई? क्या पॉजिटिव गई? और बिल्कुल स्मूथ फ्लोर है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, जिस स्पीड से हमने भेजा तो क्या उस पर कोई रिटार्डेशन हुआ क्या? बोलो, अगर स्मूथ फ्लोर पे फेंकोगे तो रिटार्ड होगी बॉल की उसी स्पीड से जाएगी? उसी स्पीड से जाएगी। क्योंकि एक्सटी कर्व यहाँ पर एक जैसा है स्लोप, तो स्पीड नहीं घटनी चाहिए। स्पीड घट जाएगी तो डिसेलरेशन हो जाएगा, ऐसे नहीं बनना चाहिए। बोलो, क्योंकि एक्सटी का तो हमें कैसा लेना पड़ेगा? फर्श स्मूथ लेना पड़ेगा। सो इफ फ्रॉम मिडिल ऑफ रूम अ बॉल इज रोल्ड, उसे रोल कर दिया जाए, ठीक है, ऑन स्मूथ फ्लोर। देखो स्मूथ फ्लोर पे गई है टू राइट, ऑन स्मूथ फ्लोर टू राइट, राइट में भेज दिया। आफ्टर हैविंग इलास्टिक कोलिजन, वहाँ पर भी ये अपनी एनर्जी व्यय ना करे, खर्च ना करे, वैसे ही वापस आ जाए। आफ्टर हैविंग, जैसे हवा के पार्टिकल टकराते हैं ना तो उनकी एनर्जी हीट में नहीं कन्वर्ट होती, कुछ शोर या गर्मी लगती है कमरे में। आफ्टर हैविंग इलास्टिक कोलिजन इट कम्स बैक, इलास्टिक कोलिजन इट कम्स बैक एंड अब लौटते समय यहाँ एक गड्ढा था तो ये गड्ढे में गिर जाए एंड फॉल्स इन ए पिट। जैसे स्नूकर में ये चीज़ बन पाती है कि मान लो आपने हिट किया और हिट करने के बाद उसी स्पीड से आई और इस गड्ढे में गिर गई। बोलो बात सही है कि नहीं? तो फिर वहाँ टाइम के साथ साथ फिर उसकी पोजीशन बदलेगी क्या कि नहीं बदलेगी? फिर तो गिर जाएगी ना इसमें। सो इट कम्स बैक एंड फॉल्स इन ए पिट, तो वहीं रेस्ट कर रही। पहले बॉल क्या की बताओ? हिट की, हिट की तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, कांस्टेंट स्पीड है, स्लोप देख लो। टक्कर इलास्टिक हुई, लौटी, निगेटिव स्पीड है, स्लोप देख लो। बोलो, क्या जहां से फेंकी थी उसके आगे चली गई और वहीं एक गड्ढा था उसमें गिर गई? क्या अब समय के साथ उसकी पोजीशन बदल रही है? नो सर। बस यही है। आगे देखो, या स्नूकर का ले लेना, स्नूकर भी ले सकती हो। सेकंड पोजीशन ये देखेंगे आप, ये देखो
ऐसी स्थिति है। यानी इससे क्या पता चलता है कि बॉल कहाँ आ गई, एक्सटी ये V है और ये T है। तो सबसे पहले हमने बॉल ऊपर फेंकी, तो यहाँ से ज़रा देखो, तो क्या अगर आप ऊपर फेंक रहे हो बॉल, तो क्या समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई? वेलोसिटी है, देख लो, समय बीतने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, बोलो, Yes, sir. और उसके बाद समय बीतने के साथ साथ क्या वेलोसिटी निगेटिव हो गई? Yes, sir. पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, निगेटिव हुई है, देख लो। फिर अचानक ये जमीन से टकराई, यानी ये ग्राफ हमारा ठीक नहीं, फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अचानक उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई, क्या पॉजिटिव, ये देखो ये ग्राफ आया। अब यहाँ से इसको सीधा लो ऊपर, तो जब वो टक्कर मारेगी तो क्या फिर से ऐसे हो जाएगा, और फिर से सीधा लो, फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर से सीधा लो, फिर से, अब देखो ये है V और ये है T। अच्छा ये बताओ कि जब ऊपर फेंकी तो ये 20 मीटर पर सेकंड, फिर क्या 0 मीटर पर सेकंड, और फिर ये नीचे आई तो क्या -20 मीटर पर सेकंड, और ये ज़मीन में कोलाइड करी, कोलिजन के बाद ये फिर उठी, तो क्या अब 18 मीटर पर सेकंड, बोलो। Yes, sir. जस्ट टक्कर के बाद, यानी -20 जब हुआ है तो तुरंत कोलिजन के बाद कितना हो गया, ऊपर फेंकी तो +20, फिर 0 हुई, ऊपर फेंकी +20 हुई, फिर 0 हुई, समय के साथ साथ हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर -20 हुई, नीचे टच करने वाली, और टच करने के तुरंत बाद कितनी हो गई, 18 हो गई क्या प्लस में। Yes. अब सबसे ऊपर क्या होगी, हाइट भी कम गेन करेगी, 0 मीटर पर सेकंड, ये है 0 की पोजीशन। और फिर उसके बाद वो नीचे आएगी, तो नीचे चलने पर उसकी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कितनी होगी बिफोर टक्कर, बताइए। जितने से ऊपर फेंकी जाती है उतने से तो नीचे आती है कि नहीं। Yes, sir. तो अब आप पूरी सिचुएशन समझ गई हैं। Yes, sir. It is a graph for a ball thrown in upward direction under gravity, which makes पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। इसके कोलिजन पूरी तरीके से इलास्टिक नहीं है, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, पार्शियली। एक परफेक्टली इलास्टिक होता है, एक पार्शियली इलास्टिक। सक्सेसिवली ऑन ग्राउंड एंड अल्टीमेटली, ठीक है, रेस्ट्स एट ग्राउंड। ये बात हो गई। आगे देखो अगला सवाल क्या है, एक और है ग्राफ, थर्ड ग्राफ भी देख लो कि इस तरीके का। ये क्या चीज बताता है, एक्सीलरेशन ही बदल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या।
आफ्टर हिटिंग द बैट, यानी एक्सीलरेशन कि ऐसा हो कि किसी बॉलर थ्रोज द बॉल टूवर्ड्स बैट, ये बैट है, तो बैट की ओर अगर बॉलर थ्रो करे बॉल को, ये, तो अगर ये रोल करे बॉल और बैट की ओर आ जाए, तो और फिर बैटमैन इसे हिट कर दे, सो अल्टीमेटली एक्सीलरेशन की बात है, लेकिन एक्सीलरेशन चेंज होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये ऐसा है कि व्हेन बॉल टचेस द बैट ड्यूरिंग हिट, ये टच हो गई, बॉल टच हो रही है और फिर हिट हो रही है, तो धीरे धीरे इसका कांटेक्ट बनेगा कि नहीं? Yes, sir. तो पहले जब इस पर इसका कांटेक्ट बनेगा तो बॉल बैट पे एक्सीलरेशन लगाएगी, और फिर उसके बाद में बैट पर जब इसका फुल कांटेक्ट बन जाएगा तो ये फेंक दी जाएगी। दैट इज, ये एक तरीके के इम्पल्स का केस है। जब बॉल पूरी तरीके से ऐसे दब चुकी होगी तभी तो इम्पैक्ट होगा, बॉल रीअसर्ट नहीं करेगी। कोई भी बॉल होगी बैट पे दबेगी, तो जब भी होती तो फिर उसके बाद रीअसर्ट करती, तभी तो बाउंस बैक होती कोई चीज़, इलेक्ट्रॉन उसके दब जाते हैं। तो इसका मतलब है कि शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में बॉल इस पर फोर्स लगा रही है, फिर बैट इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इन अर्लियर केस when ball is hitting to bat, then acceleration is in backward direction, and when bat hits the ball after full contact is made, then that moment, एक particular moment है जिस समय एक्सीलरेशन जीरो से बढ़ते बढ़ते पूरा हो गया है। या ये भी कह सकती हो कि बैट्समैन ने अभी हल्का सा एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि बॉल ने कांटेक्ट नहीं बनाया है, और लेकिन जब पूरा कांटेक्ट बन गया तो क्या फुल एक्सीलरेशन बैट ने लगा दिया। अब बॉल अब छूटने लगी तो क्या अब धीरे धीरे एक्सीलरेशन फिर कम हो गया। सो फर्स्ट ये ए पॉइंट कब दिखाता है और बी पॉइंट कब दिखाता है, और सी, कि बॉल हैज स्लाइटली टच टू द बैट, और बैट ने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। बैट उधर ही तो फोर्स लगा रही है, बोलो। लेकिन स्लाइड टच में क्या फुल एक्सीलरेशन आ जाएगा, कि जब पूरी तरीके से दबेगी तब फुल एक्सीलरेशन आएगा, पूरी तरीके से दब जाए। लेकिन दबने के बाद तो फिर ये रीअसर्ट करेगी, और जब खुलेगी तो क्या इसका इससे कांटेक्ट छूटने लगेगा, और छूटने के बाद जब पूरी तरीके से छूट जाएगी तो बैट चाहे आगे बढ़ता भी जाए वो और एक्सीलरेशन नहीं लगा सकता, जितना उसे देना था दे दिया। सो व्हेन बॉल comes in contact of bat, तो bat applies a force, forward force on it. This is maximum when ball is fully compressed and starts reducing as ball reasserts and leaves the bat, Similar is the fate with acceleration, क्योंकि as f is equals to ma, तो यही भाग्य त्वरण का भी होगा। Similar is the fate of acceleration, क्यों होगा? as f is equals to क्या होता है, ma। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो अभी भी आपके 1 2 3 4 सवाल बाकी हैं, चार है, कितने, 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चन है, अगली क्लास में होंगे, इतना ही रखो।